स्पेन। इसका नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? खूबसूरत शहर, फुटबॉल या फिर इसका शानदार इतिहास? आज हम इसी इतिहास की बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जीत है, हार है, उतार चढ़ाव है, मतलब पूरी एक रोमांचक यात्रा है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं स्पेन की पूरी कहानी। तो सवाल यही उठता है, आज का जो मॉडर्न वाइब्रेंट स्पेन हम देखते हैं, वो अपने तूफानी अतीत से निकलकर यहाँ तक पहुंचा कैसे? आखिर वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं, कौन से मोड़ थे जिन्होंने स्पेन को वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे प्राचीन काल में, जब ये इलाका एक चौराहा हुआ करता था। फिर बात होगी अल अंदलुस और रेकोनकिस्ता के लंबे संघर्ष की। इसके बाद आएगा स्पेनिश साम्राज्य का सुनहरा दौर, और फिर देखेंगे उथल-पुथल से भरी सदियां, और आखिर में एक नए राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। स्पेन के एक देश बनने से सदियों पहले की बात है। ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है ना, ये हमेशा से अलग-अलग संस्कृतियों का संगम रहा। और फिर आए ताकतवर रोमन्स, जिन्होंने इस पूरे इलाके को जीतकर अपना एक प्रांत बना लिया, जिसका नाम रखा हिस्पानिया। देखिए, ये कहानी हजारों साल पुरानी है। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पुनीशियन व्यापारी आए। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रोम और कार्थेज के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें रोम जीता। और 19 ईसा पूर्व आते आते पूरे प्रायद्वीप पर रोम का कब्जा हो गया। लेकिन जैसा कि होता है, बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य बिखरा, तो मौके का फायदा उठाया विसिगॉथ्स ने। उन्होंने ही करीब करीब पूरे आइबेरिया को पहली बार एक शासन के नीचे एकजुट किया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने स्पेन की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 711, और एक मुस्लिम आक्रमण ने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 700 साल तक चलने वाला था। यही वो पल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तारिक इब्न ज़ियाद की अगुवाई में एक मुस्लिम सेना नॉर्थ अफ्रीका से जिब्राल्टर को पार करके आई, और उन्होंने उस वक्त के विसिगॉथिक साम्राज्य को पूरी तरह से हरा दिया। इस एक घटना ने आइबेरिया का नक्शा और तकदीर दोनों ही बदल डाले। तो अब प्रायद्वीप पर 2 अलग-अलग दुनियाएं बस रही थीं। एक तरफ था मुस्लिम शासन वाला अल अंदलुस, जो उस दौर में साइंस, फिलॉसफी और आर्ट का एक बड़ा सेंटर था। कमाल की बात यह थी कि वहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब साथ रहते थे। और दूसरी तरफ उत्तर के ईसाई राज्य थे, कैस्टल और एरागोन जैसे राज्य, जो सदियों तक एक ही मकसद से लड़ते रहे, अपनी जमीन वापस जीतना। इसी लंबे युद्ध को इतिहास में रेकोनकिस्ता कहा गया। और फिर आया साल 1212। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल हुई लास नवास्ते तोलोसा की लड़ाई। इसमें ईसाई राज्यों के गठबंधन ने मुस्लिम सेनाओं को जबरदस्त शिकस्त दी। बस इस एक जीत ने स्पेन में मुस्लिम ताकत की कमर तोड़ दी और रिकॉन्किस्ता की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। रिकॉन्किस्ता के खत्म होते होते स्पेन अब एक लोकल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर था। यहीं से शुरू होता है स्पेन के साम्राज्य का सुनहरा दौर, वो दौर जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। और इस बदलाव का सेंटर था साल 1492। ये साल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी एक साल में 3 बड़ी बातें हुईं। पहली, ग्रेनाडा की जीत के साथ 781 साल लंबा रेकोनकिस्ता आखिरकार खत्म हुआ। दूसरी, स्पेन ने अपनी यहूदी आबादी को देश से निकाल दिया। और तीसरी, रानी इजाबेला और राजा फर्डिनेंड ने क्रिस्टोफर कोलंबस के सफर को फंड किया, वही सफर जिसने यूरोप के लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद तो स्पेन का साम्राज्य दुनिया भर में फैल गया। अमेरिका में आज़टेक और इंका जैसे बड़े साम्राज्यों को जीता, एशिया में फिलीपींस तक कॉलोनी बनाई। नई दुनिया के सोने चांदी की खदानों से बेहिसाब दौलत स्पेन आने लगी। हैब्सबर्ग सम्राट चार्ल्स पंचम के दौर में तो स्पेन से लेकर सेंट्रल यूरोप तक उनका राज था। और ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी, ये एक कल्चरल गोल्डन एज भी था। वेलास्क्वेज जैसे पेंटर और सर्वेटिडेस जैसे लेखक इसी दौर में हुए। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद ढलान भी आती है। स्पेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हम स्पेन के लंबे, धीमे और दर्दनाक पतन को देखेंगे। एक ऐसा दौर जो युद्धों, साम्राज्य के छिन जाने और देश के अंदर गहरी उथल-पुथल से भरा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये मुसीबतों का एक लंबा सिलसिला है। 1700 में उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ गई। 1808 में नेपोलियन ने हमला कर दिया। 1825 आते आते अमेरिका की लगभग सारी कॉलोनीज आजाद हो गई और फिर 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध में क्यूबा और फिलीपींस भी हाथ से चले गए। मतलब एक के बाद एक झटके लगते रहे जिसने स्पेन को अंदर से खोखला कर दिया। और इसी कमजोरी के बीच 1923 में देश में तानाशाही आ गई। और ये जो देश के अंदर की उथल-पुथल थी, वो 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर के रूप में फट पड़ी। ये एक बहुत ही भयानक और क्रूर लड़ाई थी, जिसमें स्पेन खुद स्पेन से लड़ रहा था। एक तरफ थे जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेशनलिस्ट, जिन्हें नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली का साथ मिला हुआ था, तो दूसरी तरफ थे रिपब्लिकन, जिनके साथ सोवियत यूनियन और दुनिया भर से आए वॉलंटियर्स खड़े थे। इस सिविल वॉर का नतीजा बहुत ही भयानक था। जैसा कि ये कोट बताता है, करीब 3.5 लाख स्पेन के लोगों की मौत हुई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ, सदमे में डूबा देश। और फ्रैंको की जीत के साथ ही स्पेन में शुरू हुआ लगभग 40 साल लंबा तानाशाही का एक काला अध्याय। लेकिन अब हम कहानी के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से में आते हैं। ये कहानी है एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की, कि कैसे स्पेन तानाशाही की राख से उठ खड़ा हुआ और एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बना। 1975 में तानाशाह फ्रैंको की मौत हुई। अब सबकी नजरें उनके चुने हुए उत्तराधिकारी राजा जुआन कार्लोस प्रथम पर थीं। सबको लगा कि वो तानाशाही को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सत्ता अपने हाथ में रखने के बजाय देश को लोकतंत्र की राह पर ले जाने का एक बहुत ही साहसी फैसला लिया, और इसी एक फैसले ने स्पेन का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद स्पेन ने जो तरक्की की वो देखने लायक थी। 1977 में दशकों बाद पहले आज़ाद चुनाव हुए। 1978 में एक नया लोकतांत्रिक संविधान बना। फिर स्पेन ने नाटो और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। और 1992 का बार्सिलोना ओलंपिक्स, वो तो जैसे पूरी दुनिया के सामने इस नए, खुले और मॉडर्न स्पेन का ऐलान था। सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी स्पेन ने एक चमत्कार कर दिखाया। 1960 के दशक में जो स्पेनिश मिराकल शुरू हुआ था, उसे लोकतंत्र और यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के बाद और भी पंख लग गए। देखते ही देखते स्पेन एक खेती पर निर्भर इकोनॉमी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर बन गया। तो एक प्राचीन चौराहे से सफर शुरू करके एक ग्लोबल साम्राज्य बनने, फिर भयानक युद्ध देखने और आखिर में एक सफल लोकतंत्र के रूप में दोबारा जन्म लेने तक, स्पेन की ये कहानी वाकई कमाल की है। लेकिन सवाल वही है, हजारों सालों के इतने उतार चढ़ाव के बाद इस देश का अगला अध्याय क्या होगा? एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही लगातार बदलते रहना है, वो भविष्य में कौन सा नया मोड़ लेगा? खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा।